गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं में भौतिकी विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दो समांतर धारावाही चालक तार के मध्य लगने वाले बल के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल तथा उसके पहले पढ़ा था लॉरेंत्ज बल तथा न्यूटन दाहिने हाथ का हथेली का नियम नंबर 2 तथा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में भी हमने जाना था, जिसका अनुप्रयोग हम लोग इस आज करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, मान लो ए बी और सी डी दो ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार हैं जो क्या है एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर रखे हुए हैं। तो चित्र बना लेते हैं ए बी और सी डी दो ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार है जो एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर क्या है रखे हुए हैं। ठीक, तो अब क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ए बी में I1 धारा प्रवाहित कर जाती है ना। ए बी में हम लोग I1 धारा चालक ए बी में I1 धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब इसमें ए बी में I1 धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है वह इसके चारों ओर क्या है संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, तो इस पे क्या है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। तो यहाँ लिखते हैं, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, तो चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इस चालक तार से d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, हमने पढ़ा था ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। तो उसी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो चालक ए बी से डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, B इज इक्वल टू, याद कीजिए, μ0/4 इंटू 2I, क्योंकि I1 धारा प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग I1 इंटू डी। ये क्या है, ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। अब दाहिने हाथ के नियमानुसार इस क्षेत्र की दिशा कागज के तल के अभिलंबवत नीचे की ओर होगी, क्योंकि विद्युत धारा क्या है आगे दिशा में बह रहा है ना। विद्युत धारा क्या है ऊपर में बह रहा है। तो ये क्या हो गया, चित्र में दाहिने हाथ के हथेली का नियम देखिए, धारा की दिशा तो क्षेत्र की दिशा है ना, दोनों क्या होता है परस्पर लंबवत होता है। तो इसमें क्या होगा, दाहिने हाथ के नियमानुसार इस क्षेत्र की दिशा कागज के तल के अभिलंबवत नीचे की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, यदि चालक तार में धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो क्षेत्र की दिशा क्या होगी, कागज के तल के लंबवत नीचे दिशा में होगी। अब क्या है, मान लो यहाँ लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इस क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में एक अन्य चालक क्या है, CD है, जिसमें क्या है I2 विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। I2 विद्युत धारा क्या है, मान लीजिए इसमें प्रवाहित करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, मान लो इस क्षेत्र में रखा हुआ दूसरा चालक CD जिसमें I2 विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब चालक CD में क्या है, हम लोग I2 विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तब चालक CD के लंबाई L लंबाई के कारण लगने वाला बल, L लंबाई पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, लगने वाला बल बिल साइन थीटा याद है सभी को, है ना। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, धारावाही चालक तार पे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल लगता है जो क्या होता है, F = ILB साइन थीटा। तो ठीक है, वो लिखते हैं F = किस चालक पे, I2 में। I2 L उसका लंबाई है चालक तार की, और I2B साइन थीटा। तो देखिए दोनों चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 अंश होगा, है ना। तो थीटा = 90 अंश लेने पे, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, हमने पढ़ा था। तो F = BI2L साइन 90 अंश। यहाँ पे लिख देते हैं साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो ये मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F = BI2L। तो देखिए B का मान हमारे पास आया है, तो उस वैल्यू को रखते हैं F = B का मान कितना आया है, B का मान आया है μ0/4 पाई 2I1 × D × I2 और L। यहाँ तक सभी का क्लियर है, यहाँ तक। तो ये वैल्यू हम लोग इसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा F = μ0/4 पाई 2I1 × I2/D × L न्यूटन। तो ये क्या हो गया, धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल का मान क्या है। दो समांतर धारावाही चालक तार है, रुझी धारावाही चालक तार है, तो इस पर लगने वाला बल है। यदि और हम लोग क्या करते हैं, CD चालक में प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल की गणना करें। प्रति एकांक लंबाई अर्थात L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एकांक लंबाई। तो हम लोग लिख सकते हैं चालक CD में प्रति एकांक लंबाई
लगने वाला बल, लंबाई लगने वाला बल। तो इस स्थिति में L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू μ0/4 2I1I2/d न्यूटन। इतना क्या है, बल उस चालक तार पे लगेगा, न्यूटन। चूंकि यहाँ प्रति एकांक लंबाई लिए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर होगा प्रति मीटर। ठीक, तो इस प्रकार से यह बल का मान आ गया। आप चाहे तो इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻7 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार इसकी दो स्थितियां होती है। यदि चालक तार में क्या है, जो विद्युत धारा की दिशा है वह दोनों एक ही दिशा में बह रही हो, अथवा जब विद्युत धारा चालक तारों में क्या है, विद्युत धारा विपरीत दिशा में बह रहा है, अर्थात एक में विद्युत धारा AB ऊपर की ओर और दूसरे में विद्युत धारा CD नीचे की ओर, तथा जब दोनों धारावाही चालक तार में विद्युत धारा एक ही दिशा में बह रही हो, तो इस पर अलग अलग बल कार्य करता है, जिसकी हम लोग गणना करेंगे, है ना। इसकी दो स्थितियां होती है और प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि उसकी विभिन्न स्थितियों के बारे में भी बताइए कि जब क्या है, दोनों चालकों में क्या है, धारा की दिशा समान है, और जब दोनों चालकों में धारा की दिशा क्या है, विपरीत होती है। तो इसका भी वर्णन आपको करना है यहाँ पे। इसके बाद देखिए स्थिति नंबर 1, जब दोनों चालकों में क्या है, विद्युत धारा की जो दिशा है वह क्या है, समान है। तो इस स्थिति में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार CD चालक तार पर AB धारा की दिशा में बल लगेगा। चालक CD में प्रवाहित धारा के कारण चालक AB पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत क्या है, ऊपर की ओर होगा, है ना। कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। अतः फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार AB पर चालक CD की दिशा में बल लगेगा। इस प्रकार दोनों जो चालक तार होते हैं वह क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा कि चित्र में देखिए, पहली स्थिति का चित्र क्या है, ये वाला चित्र है। ये क्या है, पहला स्थिति का चित्र है। जब दोनों जो धारावाही चालक तार है, उसमें धारावाही चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाह की दिशा है वह क्या है, समान है। तो क्या है, जो बल है वो एक दूसरे पर लगेगा। इस स्थिति में क्या है, दोनों एक दूसरे को क्या है, आकर्षित करने लगते हैं। और दूसरी स्थिति क्या है, यदि दोनों चालकों में धारा प्रवाह की दिशा क्या है, विपरीत है। तो जब दोनों, इस स्थिति में क्या होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार चालक CD पर AB के विपरीत दिशा में बल लगेगा। चालक CD में प्रवाहित धारा के कारण AB पर चालक CD में तल के लंबवत क्या होगा, नीचे की ओर होगा। अतः चालक AB पर CD के विपरीत दिशा में बल लगेगा। इस प्रकार दोनों चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जैसा कि आपके चित्र में दिखाया गया है। चित्र में देखिए, जब दोनों में क्या है, जो धारा की दिशा है वह विपरीत है। I1 की धारा क्या है, ऊपर की तरफ है, और I2 की धारा क्या है, वह क्या है, नीचे की तरफ है ना। इसको सुधार लीजिए, बुक में उल्टा दिया है। ठीक है, तो इस स्थिति में बल क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। तो यहाँ जो दोनों चालक तार होंगे वो क्या है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस स्थिति में हम लोग निष्कर्ष में निकाल सकते हैं कि जब दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और किंतु जब विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक आपको पूरा एग्जाम में बनाना है,
ठीक, जब आपको प्रश्न दिया जाएगा यहाँ तक आपको क्या है व्यंजक को लिखना है, फिर उसके बाद यह बल क्या है निम्न इसकी दो स्थितियाँ होती है करके दोनों स्थिति का वर्णन करना है और अंतिम में क्या है आपको यहाँ तक निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, धन्यवाद। हेलो क्लास, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। कक्षा 12वीं भौतिकी में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए साइक्लोट्रॉन के बारे में, तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति होती है जिसका उपयोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित कराने के लिए किया जाता है। साइक्लोट्रॉन की परिभाषा देखते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि आवेशित कणों को त्वरित कराने में किया जाता है। इसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1932 में ई लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा है। अब देखते हैं साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित है कि जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तथा विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगातार त्वरित होता है तो वह बढ़ती हुई त्रिज्या के एक सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करता है तथा उसकी चाल लगातार बढ़ती चली जाती है। हमने पिछले क्लास में जाना था कि जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक प्रकार का बल कार्य करने लगता है। उस बल को हमने क्या कहा था? उस बल को हमने लॉरेंज बल कहा था। आप सभी ने पिछले क्लास में पढ़ा ही होगा लॉरेंज बल के बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए तो ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा वह क्या होता है लगातार त्वरित होता रहता है तथा वह क्या है बढ़ती हुई त्रिज्या के एक सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करता है तथा उसकी चाल क्या है लगातार बढ़ती चली जाती है। यह क्या हो गया? साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत हो गया। अब देखते हैं उसकी रचना बनावट, वह किस प्रकार से बना होता है। तो आप सबसे पहले चित्र को देखिए। यह क्या है? ये चित्र क्या है? साइक्लोट्रॉन का चित्र है। ठीक, तो देखिए साइक्लोट्रॉन की रचना को क्या है चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यह तांबे के एक खोखले बेलन से बना होता है जिसमें D1 और D2 दो भागों में यह क्या है विभाजित रहता है। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? डीच कहते हैं, क्योंकि इसका क्या है प्रत्येक भाग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर D के समान है। यह क्या है? D के समान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डीच कहते हैं। दोनों डीजों के जो व्यासी किनारे हैं, दोनों डीज के किनारे हैं, वह क्या है एक दूसरे के समांतर है। देखिए ये इस डीज का व्यास ये वाला लाइन हो गया और D1 का जो व्यास हो गया वह ये लाइन है। दोनों क्या है एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक, तथा इनके बीच में क्या होता है थोड़ा सा गैप होता है, जैसा कि चित्र में थोड़ा सा गैप दिखाया गया है। डीज के केंद्र पर धन आयन का स्रोत होता है। प्लस क्यू का स्रोत कहाँ पे है? इन दोनों डीजों के केंद्र पर स्थित होता है, जिसे स्रोत केंद्र, आवेश केंद्र या स्रोत केंद्र कहते हैं, है ना। यह स्रोत सामान्यतः ड्यूटेरियम का होता है जिस पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या की जाती है? बमबारी की जाती है, जिससे क्या होता है धन आयन उत्पन्न होने लगता है। ये डीज एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक जैसे यहाँ पे बताया गया है NH, है ना। NH शक्तिशाली विद्युत चुंबक के ध्रुवों के मध्य में रखा जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। N और S क्या है? चुंबक के दो ध्रुव है, ये D1 और ये D2 है और ये प्लस Q क्या है? आवेश केंद्र है।
तो क्या कहा गया है कि ये डीज एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक के ध्रुवों के मध्य में रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, डीज के क्या होता है, लंबवत होता है। अतः और यह जो क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह 1 से 2 टेस्ला के क्रम की होती है। एक विद्युत दोलित्र के द्वारा दोनों डीज के मध्य में 10⁴ से 10⁵ वोल्ट के क्रम का उच्च आवृत्ति वाला विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। यहाँ देखिए ये एक दोलित्र है। इस दोलित्र की सहायता से उच्च विद्युत क्या किया जाता है, आवृत्ति उत्पन्न किया जाता है। और विद्युत दोलित्र की आवृत्ति को क्या है, हम लोग 10�7 हर्ट्ज तक भी क्या है, परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ तक सभी का क्लियर है? सभी का क्लियर है यहाँ तक? देखिए क्या कहा गया है, साइक्लोट्रॉन की रचना को हमने यहाँ प्रदर्शित किया है चित्र में, जिसमें यह क्या होता है, यह तांबे का एक खोखलाकार बेलन होता है जो D1 और D2 दो भागों में विभाजित होता है। प्रत्येक भाग को डीज कहते हैं क्योंकि प्रत्येक भाग का अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर D के समान होता है। दोनों डीजों के व्यावसायिक किनारे एक दूसरे के समांतर होते हैं तथा इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। डीज के केंद्र पर धन आवेश का स्रोत होता है। यह स्रोत क्या है, ड्यूटेरियम का होता है, जिस पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या है, लगातार बमबारी की जाती है, जिससे क्या हो जाता है, धन आयन उत्पन्न होता है। ये जो डीज होते हैं वह शक्तिशाली विद्युत चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य में रखे जाते हैं और इस शक्तिशाली विद्युत चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह 1 से 2 टेस्ला के क्रम की होती है। एक दोलित्र की सहायता से यहाँ 10⁴ से 10⁵ वोल्ट के क्रम की उच्च फ्रीक्वेंसी को क्या है, लगाया जाता है, उच्च आवृत्ति लगाई जाती है तथा इस यहाँ की आवृत्ति को विद्युत दोलित्र की जो आवृत्ति होती है उसे क्या है, 10�7 हर्ट्ज तक परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, इस पूरी व्यवस्था को क्या है, एक निर्वात कक्ष में रख दिया जाता है जहां पारे के क्रम अर्थात 10⁻⁻6 मिलीमीटर के क्रम का निर्वात होता है। इतना निर्वात रखने का कारण यह है ताकि आयन जो है वह वायु के अणुओं से टकराकर अपनी ऊर्जा को न खो दे। ठीक, इस पूरी व्यवस्था को क्या है, एक निर्वात कक्ष में रखा जाता है और वहाँ का निर्वात उस कक्ष का में इतना निर्वात रहता है 10⁻⁻6 मिलीमीटर के क्रम का निर्वात होता है। इतना निर्वात रखने का कारण होता यह है कि जब ये आवेश क्या है, आयन क्या है, आवेशित होते हैं तो वह आवेशित होंगे, लगातार इसमें घूमेंगे तो क्या है, त्वरित हो जाएंगे। त्वरित होंगे तो क्या है, ऊर्जा अधिक हो जाएगी, है ना। और यह ऊर्जा जो है अणुओं से वायु, अगर वहाँ वायु होगा तो वह क्या है, वायु के अणु से टकराकर अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, इसलिए वहाँ निर्वात रखा जाता है। अब देखते हैं साइक्लोट्रॉन की सिद्धांत एवं कार्यविधि, वर्किंग प्रिंसिपल, है ना। तो मान लो किसी क्षण इस आयन स्रोत से m द्रव्यमान तथा q आवेश वाला एक धन आयन उत्पन्न होता है। मान लो इस क्षण D1 क्या है, ऋणात्मक विभव पर तथा D2 क्या है, धनात्मक विभव पर है। अतः धन आयन D1 की ओर त्वरित होकर अंदर की ओर उसके प्रवेश कर जाता है। ज्यों ही धन आयन D1 के अंदर प्रवेश करता है उस पर कोई विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करता, क्योंकि खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। उस पर केवल चुंबकीय क्षेत्र कार्य करने लगता है जो उसे विद्युतीय पथ में मोड़ देता है। क्या कहा गया है, मान लो किसी क्षण आयन स्रोत से m द्रव्यमान तथा q आवेश वाला एक धन आयन क्या है, उत्पन्न होने लगता है और वह क्या है, D1
और इस क्षण पे क्या है D1 ऋणात्मक विभव में तथा D2 क्या है धनात्मक विभव में होता है। अतः धन आयन D1 की ओर त्वरित होकर उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। जो ही धन आयन D1 में प्रवेश करता है उस पर विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करता, क्योंकि खोखले चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वह क्या होता है शून्य होता है। केवल क्या है उस पर चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, जो उसे क्या है वित्तीय गति में क्या है मोड़ देता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जब आवेश क्या है इस D1 में प्रवेश करता है, प्रारंभ में ये क्या है D1 क्या है ऋणात्मक में है, पॉजिटिव में है, और ये धनात्मक में है ना, धनात्मक विभव पे है। तो जब यह आवेश यहाँ से उत्पन्न होता है तो वह प्रारंभ में क्या है D1 में प्रवेश करता है, तो उस पर जो विद्युत क्षेत्र कार्य करने लगता है वह क्या होता है शून्य हो जाता है, क्योंकि खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। हमने इसे पढ़ा था पिछले क्लास में, ठीक। तो इस पर केवल चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, जो उसे क्या है वित्तीय गति में घुमा देता है, वित्तीय पथ में उसे मोड़ देता है उस आवेश को। तो मान लो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B तथा धन आयन का चाल V है, तब धन आयन पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल का मान F = QVB sin 90। 90 का मतलब पता है, 90 क्यों लिए हैं, क्योंकि वो क्षेत्र क्या है गति करने आवेशित कण की गति तथा चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह क्या है परस्पर लंबवत है, इसलिए यहाँ पे थीटा का जो मान है वहाँ वो 90 डिग्री लिया गया है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा F = QVB sin थीटा, तो sin 90 हो जाएगा, और sin 90 का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है 1, तो बल आ जाएगा QVB। तो इस प्रकार से हमारे पास लॉरेंज बल का मान आ गया F = QVB। तो इस प्रकार से कण पर आवेशित कण पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल आ गया F = QVB, है ना। यह क्या है, यह बल जो यह चुंबकीय जो बल है, यह चुंबकीय बल क्या है उस धन आयन को क्या है वित्तीय पथ में गति करने के लिए एक प्रकार का बल प्रदान करता है। तो वह बल क्या होता है, हमने आप सभी को पता होगा कि अभिकेंद्रीय बल ही कारण होता है। किसी भी कोई भी जो कण है वह वित्तीय गति में करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो यह जो बल है वह धन आयन को वित्तीय गति करने के लिए आवश्यक है। तो लिखेंगे यह बल धन आयन को वित्तीय पथ में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r, जहाँ पे क्या है m आवेशित कण का द्रव्यमान है, v आवेशित कण का वेग है तथा r जो है वह क्या है वित्तीय पथ की त्रिज्या है, ठीक। तो देखिए यह जो अभिकेंद्रीय बल है और यह जो लॉरेंज बल है वह दोनों क्या है एक समान होंगे, अर्थात बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे सभी को पता चल गया m क्या है आवेशित कण का द्रव्यमान, v क्या है आवेशित कण का वेग तथा r क्या है त्रिज्या है, वित्तीय पथ की त्रिज्या है, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं QVB = mv²/r। इसे हम लोग और सॉल्व करें तो r का अगर मान निकालें तो r को इधर पक्षांतर करेंगे और ये v और v क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r = हो जाएगा mv/q,
बी। इस फॉर्मूले से स्पष्ट, इस सूत्र में देखिए जो वित्तीय पथ की त्रिज्या है r, वह क्या है, धन आयन के चाल v पर क्या है, स्पष्ट रूप से निर्भर करती है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष में वित्तीय पथ की त्रिज्या, वित्तीय पथ की त्रिज्या r, धन आयन के चाल, धन आयन के चाल v पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ठीक, अब देखते हैं, अब D1 अर्धवृत्त में तय करने में लगा समय हमें क्या है, गणना करनी है। किसी भी D में क्या है, डीज में, अर्धवृत्त डीज में तय करने में लगा समय t है। मान लो किसी भी D में, किसी भी D अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में गति करने में लगा समय t है। तो हमें पता है t का फॉर्मूला समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो दूरी क्या आ जाएगा, पाई आर, क्योंकि क्या है यहाँ पे अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है इसीलिए पाई आर दिए हैं। अगर पूर्ण वृत्त होता तो 2 पाई आर। ठीक, तो ये पाई आर बटा 4 कितना है, v। तो यहाँ देखिए इस समीकरण से हम लोग क्या है, r का मान यहाँ पे रखेंगे। तो ये आ जाएगा पाई अपान v, r का मान कितना आया है, mv अपान qb। तो v से जो v है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार t इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पाई m अपान qb। अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यह क्या है, यह तो एक इतना क्या है, एक नियतांक है। क्यों, क्योंकि देखिए पाई एक नियतांक है, इसका मान पता है 3.14 होता है। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। q क्या है, इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश। और b क्या है, वहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह क्या है, b का मान है। जो चुंबकीय क्षेत्र तो स्थिर रहेगा है ना, उसका वैल्यू फिक्स्ड रहेगा। तो इतना क्या होता है, एक नियतांक के बराबर है, जो कि एक नियतांक है अर्थात फिक्स वैल्यू है। तो इस समीकरण से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस समीकरण से हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी भी डीज में धन आयन को गति करने में लगा जो समय है t, वह क्या है, वह त्रिज्या पे और ना ही वेग पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि निष्कर्ष के रूप में कि किसी भी डीज में धन आयन को गति करने में लगा समय क्या है, उसकी चाल, किसकी चाल, धन आयन की चाल, उसकी चाल और वृत्तीय पथ की त्रिज्या पे निर्भर नहीं करता। चाल और वित्तीय पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार हमने क्या है, आवेशित कण को डीज में है ना, एक अर्धवृत्त डीज में गति करने में लगा समय को क्या है, हमने जाना, जो कि क्या है, एक निश्चित मान, जिसका एक निश्चित मान होता है।
अब D1 अर्धवृत्त में गति करने के पश्चात वह जो कण होता है वह विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आ जाता है। जैसे ही जो कण है वह इस अर्धवृत्त में वृत्तीय गति करता है, तो इसमें गति करने के पश्चात वह क्या है, इधर बाहर आएगा तो क्या है, यहाँ तो क्या है, विद्युत क्षेत्र है, यहाँ विद्युत क्षेत्र है, अर्थात D1 अर्धवृत्त में गति करने के पश्चात पुनः धन आयन क्या है, विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आ जाता है। विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि जो ही यह धन आयन D1 से बाहर निकलता है, D2 क्या है, ऋणात्मक विभव पर और D1 क्या है, धनात्मक विभव पर हो जाता है। तो धन आयन क्या है, पुनः धन आयन क्या है, D2 की ओर त्वरित होता है और बढ़ी हुई चाल, क्योंकि इसकी त्रिज्या बड़ी है तो त्रिज्या बड़ी है तो क्या है, इसकी चाल भी बड़ा होगा। जैसा कि हमने सूत्र में जाना है कि वित्तीय पथ की त्रिज्या क्या है, धन आयन के चाल पर निर्भर करती है। तो जैसे जैसे इसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी उसकी चाल भी क्या है, लगातार बढ़ती जाती है। ठीक, तो हमने कहा कि जब धन आयन D2 क्या है, ऋणात्मक विभव पे होता है और D1 धनात्मक विभव पर हो जाता है, अतः धन आयन D2 की ओर त्वरित हो करता है और बढ़ी हुई चाल से D2 के अंदर में प्रवेश करता है। इस प्रकार समीकरण 1 से अनुसार धन आयन D2 के अंदर अधिक त्रिज्या के अर्धवृत्तीय पथ में गति करता है। देखिए इसकी त्रिज्या क्या है, अधिक है, किंतु अब भी D2 में गति का जो समय होता है वह उतना ही होता है, क्योंकि हमने निकाला सूत्र में कि जो गति का जो समय है वह क्या है, एक नियतांक है, निश्चित है। ठीक, तो यह प्रक्रिया क्या है, बार बार दोहराई जाती है और वह क्या है, वह इसमें गति करने के पश्चात पुनः गैप में आकर त्वरित होता है, फिर पुनः बढ़ी हुई चाल से इस D1 के अंदर प्रवेश करता है, फिर यहाँ आता है, त्वरित होता है, फिर पुनः बढ़ी हुई चाल से वह क्या है, D2 में प्रवेश करता है। इस प्रकार से वह क्या है, वृत्तीय पथ गति करने लगता है, अपनी बढ़ी हुई चाल से क्या है, वह गति करने लगता है और यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है। जब धन आयन दोनों डीजों के गैप में आता है तो वह त्वरित होता है और ऋणात्मक विभव वाले D में बढ़ी हुई चाल से वह क्या है, प्रवेश करता है। प्रत्येक बार बढ़ती हुई त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति करता है। इस प्रकार दोनों डीज के अंदर गति करता हुआ यह धन आयन पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और 10⁵ वोल्ट के त्वरक विभव में डीज के अंदर 100 बार गति करके धन आयन लगभग 100 मेगावोल्ट की उच्च ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और अंत में वह विक्षेपक प्लेट की सहायता से धन आयन को D में एक बनी खिड़की से क्या है, बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार यह जो कण होता है वह क्या होता है, उच्च ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, आवेशित कण क्या है, उच्च ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। ठीक, अब देखते हैं अनुनाद की स्थिति, रेजोनेंस कंडीशन। तो साइक्लोट्रॉन इस शर्त पर कार्य करता है कि लगाए गए विभवांतर अर्थात विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को धन आयन की परिक्रमा की आवृत्ति v के बराबर होनी चाहिए। क्या कह रहा है, साइक्लोट्रॉन इस शर्त पर कार्य करता है कि लगाए गए विभवांतर की आवृत्ति V0 को धन आयन की परिक्रमा की आवृत्ति v के बराबर होनी चाहिए, अर्थात V0 इज इक्वल टू V। धन आयन के परिक्रमा का आवर्तकाल यदि t हो तो t इज इक्वल टू 2t, क्यों, ये जहाँ पे स्मॉल t क्या है, अर्धवृत्त में गति करने में लगा समय है और जब इसकी परिक्रमा का आवर्तकाल निकाले तो ये क्या होगा, 2t के बराबर होगा। तो t का जो वैल्यू आया है समीकरण 2 से उसे यहाँ पुट आउट करेंगे और आवृत्ति निकाले तो ये म्यू इज इक्वल टू 1/t। तो 1/t का जो वैल्यू है उसे यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा QB/2πm। तो यहाँ से क्या है,
और आवृत्ति का मान v इज इक्वल न्यू को हम लोग क्या है न्यू नॉट रख सकते हैं। न्यू नॉट इज इक्वल टू v क्यू बी अपान 2πm। तो ये क्या है, यह आवृत्ति को क्या है साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति या चुंबकीय अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, और इसी को क्या है अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। तो हमने जाना कि अनुनाद की स्थिति कब होती है, जब न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू हो, है ना। यदि जो अनुनाद की आवृत्ति है वह क्या है न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू हो, तो इसे क्या कहते हैं अनुनाद की स्थिति कहते हैं। यहाँ पे न्यू नॉट क्या है साइक्लोट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया विभवांतर है ना, उसकी आवृत्ति, विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति, और न्यू क्या है परिक्रमण करते हुए आवेश की आवृत्ति, दोनों क्या होती है बराबर होती है। उसी को क्या कहते हैं साइक्लोट्रॉन की अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, जिसे यहाँ निकाला गया है। ठीक, अब देखते हैं धन आयन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो धन आयन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा मान लो जब धन आयन अधिकतम त्रिज्या r मैक्सिमम के वित्तीय पथ में गति करता है तो उसकी अधिकतम चाल v मैक्सिमम हो जाती है। इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में क्या हो जाएगा q v क्या है मैक्सिमम है, जैसा कि हमने ये क्या है लॉरेंज बल से पढ़ा था सबसे पहले। यहाँ देखिए सबसे पहले हमने निकाला था सेम ये वाला कंडीशन, सेम उसी तरह से है। क्यू वी बी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या है एम इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ये वी भी क्या होगा मैक्सिमम अपान आर भी क्या है मैक्सिमम होगा। तो वी से वी क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है वी मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा, वी मैक्सिमम का ये आर इधर आ जाएगा क्यू बी आर मैक्सिमम अपॉन एम, ये आ गया वी का मान। अब हम लोग को पता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ई मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। ठीक, ये क्या है गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो यहाँ पे क्या है हम लोग v का मान को रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 एम और v का मान आ जाएगा क्यू बी आर मैक्सिमम अपॉन एम पूरे का क्या है वर्ग, क्योंकि यहाँ पे v का वर्ग है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास ई मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे वर्ग को क्या है सभी को रखेंगे तो m से m क्या है या 2m है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ई मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा ई मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन एम। यह क्या हो गया अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। ठीक, यह क्या है धन आयन की ऊर्जा अधिकतम उस समय होती है जब धन आयन के वित्तीय पथ की त्रिज्या क्या है सर्वाधिक होगी, अर्थात यह त्रिज्या का मान सर्वाधिक होगा उस समय क्या है धन आयन की जो ऊर्जा है वह उच्च अवस्था में होगी। और यह क्या है कब होगी जब वह परिधि के पास गति कर रहा होगा तो उसकी ऊर्जा अत्यधिक होगी। अब देखिए यहाँ साइक्लोट्रॉन की कुछ सीमाएं भी है। साइक्लोट्रॉन की सहायता से इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं किया जा सकता। साइक्लोट्रॉन की सहायता से इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं किया जा सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बहुत कम होता है, अतः थोड़ी सी भी ऊर्जा देने पर उसकी चाल अत्यधिक बढ़ जाती है। फलस्वरूप उसकी आवृत्ति को दोलायमान विद्युत क्षेत्र के आवृत्ति के बराबर ला पाना संभव नहीं होता है। इसलिए क्या है साइक्लोट्रॉन की सहायता से इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं करते।
और साइक्लोट्रॉन की सहायता से अनावेशित कणों जैसे न्यूट्रॉन आदि को त्वरित नहीं किया जा सकता। और साइक्लोट्रॉन में धन आयन की एक निश्चित सीमा की चाल से अधिक त्वरित नहीं किया जा सकता। ठीक, क्योंकि हम लोग को पता है जब धन आयन की चाल प्रकाश की चाल के तुलनीय हो जाती है तो उसे निम्न सूत्र से व्यक्त करते हैं m=m0/1 - v² जहाँ पे m0 क्या है, धन आयन का रेस्ट मास होता है और विराम द्रव्यमान होता है, और m क्या है, m क्या होता है, उसका द्रव्यमान है, और v क्या होता है, m क्या होता है, v चाल पर धन आयन का द्रव्यमान होता है, और c क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है। ठीक, और साइक्लोट्रॉन का कुछ उपयोग देखते हैं। तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न करने में, ठोसों में आयनों को रूपित करके उनके गुणों को सुधारने में, पदार्थों के संश्लेषण करने में, और त्वरित ऊर्जा युक्त कणों को प्राप्त करने में साइक्लोट्रॉन का मुख्य उपयोग होता है। तो इस प्रकार से साइक्लोट्रॉन का अच्छे से नोटेशन बनाएंगे और बुक से उसे बार बार अभ्यास करेंगे और ये इसको पढ़ के क्या है, समझना है। ठीक, और जहाँ समझ नहीं आए वहाँ पूछना है। ठीक, तो इस प्रकार से साइक्लोट्रॉन के बारे में हमने जाना। धन्यवाद।